नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि भारत को अब 3 और राफेल जनवरी में मिल जाने वाले हैं। ऑलरेडी भारत के पास 2 बार राफेल्स की डिलीवरी हो चुकी है, जिसके तहत एक बार 5 और एक बार 3 आए हुए थे। तो यानी टोटल करंट में 8 यानी कि 8 राफेल फाइटर जेट भारत के पास पहुंच चुके हैं। 3 और पहुंचने वाले हैं, तो टोटल हो जाएंगे 11 जनवरी से। लेकिन यहाँ पे मेन न्यूज़ ये नहीं है, मेन न्यूज़ ये है कि यूएई ऐसा प्लान कर रहा है, यूएई की फ्रांस के साथ डिस्कशन चल रही है 60 राफेल्स को परचेज करने की। जब राफेल की भारत में डिलीवरी होने वाली थी तो उस समय बहुत सारे लोग इसके बारे में निगेटिव भी बोल रहे थे। उस समय मैंने कहा था कि राफेल ऐसा फाइटर जेट बनेगा जिसे कि इंडियन एयरफोर्स जब खरीद लेगी उसके बाद इसे और कंट्रीज इस पे ज्यादा भरोसा दिखाएंगे। क्योंकि इंडिया अगर कोई भी चीज किसी और कंट्री से खरीदता है तो वो चीज अगर पहले ब्रांड नहीं भी होती है ना, तो जब इंडिया उसे खरीद लेता है तब वो ब्रांड बन जाती है। ये मैंने उस समय जब कहा था तो हो सकता है लोगों ने इसे फिल्मी डायलॉग समझा हो, लेकिन ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि सत्य है। क्योंकि इंडिया की जो एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, कोई भी चीज हो, ये काफी प्रोफेशनल है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी वॉर्स लड़े हैं, जीते हैं, तो इन्हें सब कुछ पता है। जो ये लोग खरीदते हैं, इंडिया की कोई भी फोर्स खरीदती है, वो चीज अपने आप में ही ब्रांड बन जाती है। और वही चीज राफेल के साथ भी हो रहा है। अनडाउटेडली राफेल अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन जब कोई अच्छी कंट्री जिस पे दुनिया भरोसा करती है, जिनकी फोर्सेस पे जब वो खरीदती है, तो वो और भी बड़ा ब्रांड अपने आप बन जाता है, जो कि राफेल के साथ फिलहाल हो रहा है। अगली न्यूज आते हैं जो कि चाइना से है। मैंने आपको कल बताया था कि चाइना और रशिया मिलकर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और ऐसा क्लेम था साउथ कोरिया और जापान का कि चाइना और रशिया की जो फोर्सेस हैं, इनके जो प्लेन्स हैं, वो इन दोनों ही कंट्रीज के एयर स्पेस में घुसी थी। लेकिन आज चाइना की ओर से फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है और उनका कहना है कि चाइना या रशिया किसी के भी जो प्लेन्स थे वो साउथ कोरिया के एयर स्पेस में नहीं घुसे हैं। जबकि साउथ कोरिया का क्लेम था कि वो लोग एयर स्पेस में घुसे थे, फिर साउथ कोरिया की ओर से वार्निंग इशू की गई, तब वो लोग बाहर हटे। लेकिन चाइना ने इससे इनकार कर दिया है और रशिया ने तो कुछ कहा ही नहीं है। और जापान को लेके फिलहाल चाइना ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि ये उनके एयर स्पेस में गए थे या नहीं गए थे। अगली न्यूज है इराक से। इराक के बगदाद शहर में जो यूएस की एम्बेसी है उस पे कई सारे रॉकेट्स को फायर किया गया है। ये न्यूज वैसे तो 2 दिन पुरानी है, लेकिन क्योंकि हमने कवर नहीं किया था तो उसे आज हम कवर करते हैं ट्रंप के उस स्टेटमेंट के साथ जो कि आज आया है। ट्रंप का ऐसा कहना है जो अटैक हुआ था यूएस एम्बेसी के पास, एक्चुअल में एम्बेसी पे नहीं हुआ, एम्बेसी के पास वाली कुछ बिल्डिंग्स पे हुआ। कुछ रॉकेट्स वहां पे गिरे और कई सारे ऐसे रॉकेट्स थे जिन्हें कि यूएस एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था, उससे कई सारे रॉकेट्स को मार गिराया गया। तो आज ट्रंप का यह कहना है कि ईरान ही इस अटैक के पीछे है, और अगर इसमें कोई भी अमेरिकन मरा होता है या अगर आगे मरेगा तो उसके बाद फिर पूरे के पूरे ईरान को वो इसका रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। और ऑब्वियस है उसके बाद यूएस का जो एक्शन होगा ईरान के खिलाफ, उसके लिए ईरान खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फिलहाल कहना है। और ये यूएस एम्बेसी के पास जो अटैक हुआ है, अच्छी बात यह है कि इसमें अमेरिका का कोई बंदा मरा नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो फिर ये मामला काफी आगे बढ़ता। अब ये ईरान ने एक्चुअल में किया है या फिर ईरान के अंदर बैठे किसी आतंकी ग्रुप ने किया है, ये तो क्लियर नहीं हो पाया है और लगता भी नहीं है कि भविष्य में क्लियर हो पाएगा। पर मेरा मानना तो इसमें यही है कि अगर अटैक किसी देश की ओर से हो रहा है, चाहे उस देश में बैठे आतंकी ही कर रहे हैं, तो अगर वो देश कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले पाता है तो हमें यही मान के चलना चाहिए कि वो अटैक उसी देश ने किया है, जैसा कि जनरली भारत के साथ होता आया है पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान से याद आया, पाकिस्तान की ही एक न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको अगर याद हो, आप में से जो लोग काफ़ी मतलब थोड़ा 40 साल 35 साल के एज ग्रुप के होंगे वो जानते होंगे, डैनियल पर्ल का आपने नाम सुना होगा। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनकी 2002 में हत्या कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, और ये हत्या की गई थी उमर शेख के द्वारा, जो कि एक आप कह सकते हैं पाकिस्तानी था जो कि ब्रिटेन में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान में आके आतंकवादी बन गया और उसी के तहत उसने ये हत्या भी की थी। तो ये जो हत्या हुई थी उस समय उसको सजा सुना दी गई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका का काफी प्रभुत्व रहता था, काफी ज्यादा प्रभाव था पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इस समय पाकिस्तान को पता है कि अब अमेरिका असली रंग समझ चुका है पाकिस्तान का, तो अब अमेरिका पाकिस्तान को भाव नहीं देता। तो इस चक्कर में अब
जो पाकिस्तान की कोर्ट है उसने, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस उमर शेख को और साथ ही साथ 3 और ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। अब ये लोग आजाद घूम सकते हैं। तो अब आप सोचिए, ऐसा आतंकवादी जिसको सजा हो भी चुकी थी, ऐसे आतंकवादी को 18 साल बाद पाकिस्तान की कोर्ट छोड़ दे रही है, जिसे कि उसी समय मार देना चाहिए था। बहरहाल एक और चीज है, उमर शेख सिर्फ अमेरिका से ही जुड़ा नहीं है बल्कि ये भारत से भी जुड़ा है। भारत ने इस आतंकवादी को पकड़ लिया था, लेकिन 1999 में जो हाईजैक हुआ था भारत का प्लेन, और उसके थ्रू, और उस समय भारत से इसके अलावा और भी 3 लोगों को छोड़ा गया जिसमें कि इसका भी नाम था। तो इस उमर शेख को भारत ने पकड़ा था, लेकिन भारत को छोड़ना पड़ा था क्योंकि भारत की एक फ्लाइट को 1999 में हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद फिर इसने 2002 में ये कांड किया था, फिर ये जेल में था और उसके बाद फिलहाल इसे रिलीज कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत बढ़ेगी FATF में। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि FATF का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों को लेकर सही काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे अब भारत और अमेरिका मिलके FATF के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को अच्छे से समझाएंगे कि क्योंकि जिसे सजा ऑलरेडी हो चुकी थी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को मारने के चक्कर में, उसे फिर से पाकिस्तान ने रिलीज कैसे कर दिया, क्यों नहीं इसे फांसी की सजा वगैरह कुछ सुनाई गई। तो ये अब पाकिस्तान का भविष्य होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान का आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे आतंकियों को छोड़ देना, जिन आतंकवादियों को पकड़ा है उनके घर वालों को 1.5 लाख रुपए देना, तो ये सारी चीज पाकिस्तान में काफी आम बात है। और पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि हम वहां के नागरिकों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नागरिक नहीं, वो आतंकी होते हैं, जो कि वहां के लोगों को अच्छे से समझ जाना चाहिए। अगली अच्छी न्यूज है DRDO की ओर से। DRDO अपना खुद का रडार विकसित कर रहा है जिसका नाम है उत्तम AESR रडार। ये रडार AESR की टेक्नोलॉजी पे, यानी कि एक्टिव एरे की टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और सबसे अच्छी बात है ये भारत का पहला फाइटर जेट में लगने वाला रडार होगा। तो इस रडार ने रिसेंटली एक अच्छा अचीवमेंट अचीव किया है। इसने अपना जो एयर टू एयर टारगेट ट्रैकिंग और सर्च मोड का जो ऑप्शन होता है रडार में, उसे इसने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। अब इस रडार के भविष्य में और टेस्ट किए जाने हैं जिसमें ये एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी, इन सब वेरिएंट्स में काम करेगा। तो ये इस रडार की आप कह सकते हैं जो डेवलपमेंट का फेज है उसका एक स्टेप इस रडार ने कंप्लीट कर लिया है। ये रडार जब सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद इस रडार को जो भविष्य में आने वाले हमारे फाइटर जेट है स्वदेशी, चाहे वो तेजस MK2 हो या फिर आपका TDBF हो, उन सब में इसी रडार को लगाया जाएगा। तो इस रडार का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। करंट के हिसाब से अगर आप मानते हैं तो तेजस MK1 में जो इजरायली रडार लगने वाला है उससे कहीं ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी होने वाली है, ऐसा DRDO का क्लेम है। इसकी जो रेंज वगैरह है वो तो कुछ क्लियर नहीं की गई है, लेकिन आप ये मान के चलिए इसकी जो रेंज होगी और बाकी इसकी टारगेट ट्रैकिंग की जो कैपेबिलिटीज होंगी वो लगभग इक्वल टू जो रडार राफेल में लगा हुआ है उतनी तो होगी ही होगी, क्योंकि ये अभी के फेज में डेवलप किया जा रहा है। तो DRDO को इसके लिए कांग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं कि हम ये रडार जल्द से जल्द डेवलपमेंट का फेज पार करके बन जाए और हमारे फाइटर जेट्स में इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। अगली और लास्ट न्यूज है इजराइल से। इजराइल के एक कैबिनेट के मंत्री ने कहा है कि हो सकता है ट्रंप के जाते जाते वो 20 जनवरी को चले जाएंगे, तो उससे पहले इजराइल को एक और मुस्लिम देश के साथ संबंध सामान्य करने का मौका मिले, ये आप कहिए सामान्य हो जाए संबंध। आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल के साथ मुस्लिम देशों के रिसेंटली 4 मुस्लिम देशों के साथ संबंध नॉर्मल कराए हैं। ये इजराइल के लिए काफी फायदेमंद है, वो रीजन भी शांत होगा। ये चीजें जो हो रही हैं ये इजराइल के लिए काफी अच्छी हैं। रिसेंटली इजराइल ने सूडान के साथ, मोरक्को के साथ, बहरीन के साथ और UAE के साथ अपने रिलेशंस अच्छे किए हैं। तो अब ये 5वीं कंट्री हो सकती है ओमान, जिसके बारे में बताया है इजराइल के कैबिनेट के मंत्री ने कि भविष्य में हो सकता है आपको, यानी 20-25 दिन के अंदर ही आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि इजराइल के जो रिलेशन है वो ओमान से भी अच्छे हो गए हैं, या आप कहिए सामान हो गए हैं। अच्छे तो नहीं होंगे, सामान्य ही होंगे शुरू में, भविष्य में आगे फिर अच्छे भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आगे डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले बहुत कुछ करते जा रहे हैं, तो ये काम भी करते जाएंगे। अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।